उन्होंने आपसे कहना है कि ये रेड कलर में जो बना है जिसके नीचे आपने एग्जाम मैनेजर लिखा हुआ है या ये रजिस्ट्रेशन मैनेजर लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे एक्टर हैं, ठीक है। हमने ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये यूज़ केस डायग्राम है, ठीक है। ये देखें, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, ये एक्टर है। और जो चीज़ आगे हमने सर्कल में बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कलर में आपको डिस्प्ले हो रही है, ये हमारे यूज़ केस हैं। इनको हम यूज़ केसेस बोलते हैं। ये हमारे एक्टर हो गए, ये हमारे यूज़ केसेस हो गए। अब हमारे यूज़ केसेस में भी फ़र्क है। अब वो किस तरीके से फ़र्क है, ये हमारे सिंपल यूज़ केसेस हैं, ठीक है। और इन्हीं यूज़ केसेस से हम मज़ीद यूज़ केसेस बनाते हैं, उनको एक्सटेंड करते हैं या फिर हम उनको इंक्लूड वगैरह करते हैं। दो चीज़ें होती हैं। अब एक्सटेंड जिसको हम करते हैं वो क्या चीज़ होती है। लॉगिन का आपका बना यूज़ केस, लॉगिन में से आप फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड यूज़ करते हो, ये ऑप्शनल में आ जाता है एक्सटेंड, मतलब अगर आपका नहीं पासवर्ड लग रहा तभी आप फॉरगेट करोगे, अदरवाइज आप जो है वो जस्ट लॉगिन कर लोगे। लेकिन जब आपने रीसेट करना है, रीसेट क्या है, ये इंक्लूड में आता है, ये ज़रूरी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हम जहाँ कहीं पर भी इंक्लूड को यूज़ करेंगे, आपकी डायग्राम यूज़ केस की डायग्राम में जहाँ पर भी इंक्लूड यूज़ हो रहा है, उसका मतलब है कि ये हमारे इस डायग्राम की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, इसको हमने करना ही करना है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरीके से देती हूँ। अगर कोई शॉपिंग वेबसाइट है, उस शॉपिंग वेबसाइट से कोई बंदा कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, उसको ऐड टू कार्ट करवाता है, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको पेमेंट पे करनी पड़ती है उसकी, चाहे वो डेबिट से करे, क्रेडिट से करे या कैश ऑन डिलीवरी, दोनों ऑप्शंस में से किसी तरीके से भी वो कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करे बैंक के थ्रू या फिर कैश ऑन डिलीवरी करे, लेकिन उसको मस्ट करनी पड़ती है। अब जो पेमेंट है, पेमेंट के हमारी हो गया यूज़ केस, जैसे यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन की जगह पे हमारा पेमेंट का यूज़ केस बन गया। उस यूज़ केस के बाद हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बैंक कर देते हैं या कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, तो ये दोनों हमारे हो जाते हैं इंक्लूड्स। इंक्लूड्स इस तरीके से दोनों होंगे कि उसको दोनों में से एक ऑप्शन तो चूज़ करना ही पड़ना है, चाहे वो बैंक वाला कर ले चाहे वो कैश वाला कर ले, क्योंकि जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक उसको उसकी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड का है, तो ये दोनों ऑप्शनल हैं हमारे पास। अगर तो रीसेट पासवर्ड दिया है तो फिर तो हमें ज़रूरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपना पासवर्ड लॉस कर चुके हैं और उसके बाद जो हमें लॉगिन करने के लिए न्यू पासवर्ड चाहिए, तो तब तो हमारे लिए ये ज़रूरी ही है। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड हमें पता है और उसके साथ लॉगिन भी हो सकता है, तो फॉरगेट पासवर्ड हमारे लिए एक्सटेंड होगा, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद ये आगे उसी के उसने यूज़ केसेस बनाए, यूज़ केसेस के वो एक्सटेंड और इंक्लूड बनाया। अब ये जो एरो इसके अंदर आता है ना, ये रिलेशन है, रिलेशनशिप बना रहा है हमारी यूज़ केस के दरमियान, एक यूज़ केस से दूसरे यूज़ केस के दरमियान जो एक्सटेंड या इंक्लूड होता है, उनके दरमियान लगने वाला एरो जो होता है वो उनके रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। अब जैसे ये ऑर्डर का स्पेशल ऑर्डर जो है यूज़ केस तक जो जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान एक्सटेंड लगा हुआ है। अब एक्सटेंड जो है ये एक रिलेशनशिप है, इंक्लूड एक रिलेशनशिप है जो बताता है कि कौन सा रिलेशनशिप ज़रूरी है और कौन सा रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये वाटरफॉल मॉडल है जो हमने पीछे व्यू प्रोसेस मॉडल वगैरह देखा, उसके अंदर स्पीरियल मॉडल जो आ रहा है वो इस तरीके से सर्कल में आता होता है, और ये व्यू प्रोसेस मॉडल है। वाटरफॉल और व्यू प्रोसेस मॉडल में क्या फ़र्क है, वाटरफॉल सिंपल होता है, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही आता है। जैसे आप अगर कोई वो झरना देखो, आबशार देखो, तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है, नीचे से वापस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होता। तो जो चीज़ ऊपर से सिर्फ नीचे की तरफ आ रही है वो हमारी वाटरफॉल मेथड कहलाती है। और जो व्यू प्रोसेस मॉडल है ना, इसमें हम क्या करें, इसमें वाटरफॉल और स्पीरियल हमारा मॉडल ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। दोनों किस तरीके से कि पहले वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ हमारे जा रहा है, तो ये स्पीरियल मॉडल में जा रहा है।
तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा वीडियो प्रोसेस मॉडल। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? वाटरफॉल मॉडल और स्पिरल मॉडल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास आ जाता है गैंट चार्ट। आपसे इसके बारे में पूछा जाए कि गैंट चार्ट क्या है, तो गैंट चार्ट हम बनाते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट के टाइम को, उसके जो हमने बजट सेट किया हुआ है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, और उसके अंदर हम क्या क्या काम करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को बताने के लिए। मतलब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि हमने इतने टाइम से लेके इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, इतने डेज के अंदर उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, इतना ड्यूरेशन इसके अंदर लगेगा और इस डेट पे हमने उसको सबमिट करवाना है। तो वो हमारा एक स्केड्यूल बन जाता है जिसको हम गैंट चार्ट का नाम देते हैं। ये वर्क प्लान भी इसको कहा जाता है और गैंट चार्ट भी कहा जाता है, दोनों नाम इसी के ही हैं। फिर अगली हमारी आ जाती है डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये आप लोगों का गैंट चार्ट इस तरीके से बना हुआ है सबका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क है या डेट्स का फ़र्क है। अच्छा, ये हमारे आ जाते हैं सीक्वेंस डायग्राम, लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं ना वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। सीक्वेंस को हम बाद में देखते हैं। ये डायग्राम है हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अच्छा, अब आपको शायद ये इतनी ज़्यादा वाज़िया नज़र ना आ रही हो, तो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास किसी की डायग्राम की वो पड़ी हुई ना इमेजेस, तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये हमारी जी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं? सबसे पहले हमारी आती हैं एंटिटीज़। ये जो बॉक्स बना होता है इसको हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है पीपल्स को, प्लेस को, या उस आइटम और इवेंट को, उस कंसेप्ट को जिसके हम आगे से एट्रीब्यूट बनाने वाले होते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे यूज़र, पुलिस, एडमिन, कार रिजल्ट, रिकॉर्ड्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें आ रही हैं ना ये हमारी एंटिटी हैं। इनके अब हमने एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। लास्ट जो हमने डायग्राम देखी थी उसमें ये सर्कल कहलाता था यूज़ केस, लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप जो ERD डायग्राम है जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है, उसके अंदर ये सर्कल होते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी प्रॉपर्टी को, इस एंटिटी की उस प्रॉपर्टी को जिसके अंदर हमने क्वालिटीज़ बताई होती हैं या उस एंटिटी को डिस्क्राइब करवाया होता है कि ये किस चीज़ की, किस डाटे की अलामत है, किस डाटे को ये डिस्प्ले करवा रही है। उसके बाद जो आ जाता है ये डायमंड। डायमंड जो होता है ना ये रिलेशनशिप होता है, ये दो एंटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन बना रहा होता है कि वो दोनों एंटिटीज़ क्या काम कर रही हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है यूज़र, यूज़र के दरमियान मैंने यूज़र और कार रिजल्ट के दरमियान एक डायमंड बनाया सर्च का, ठीक है। मतलब इस एंटिटी यूज़र एंटिटी से कार रिजल्ट एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप बना है सर्च का बना है, और इसमें ये क्या कर रहा है? ये रिलेशन बना रहा है यूज़र का कार रिजल्ट से कि एक यूज़र जो है वो, ये ऊपर जो सिंगल लाइन लगी नज़र आ रही है, अगर मैं दिखा दूँ पेन, मैंने इधर किधर गया। अच्छा, ये जो सिंगल लाइन आ रही है ना यूज़र के बिल्कुल नीचे, वो डिस्प्ले करवाती है कि हमने एक यूज़र लिया है। एक यूज़र जो है वो एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा कार को सर्च कर सकता है। ये जो छोटा सा एरो नीचे आ रहा है ये ज़्यादा कार को सर्च करने पे दिखाया जा रहा है। ये देखें यहाँ पे, शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। ये यूज़र के नीचे ये जो लाइन लगी हुई थी ना, ये वाली लाइन, ये बता रही है 1 1 2, और ये वाले जो आ रहा है मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा कार को, एक यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा कार्स को
सर्च कर सकता है, उनके रिजल्ट को फाइंड कर सकता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे यूज़र और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होती तो हम बताते हैं कि यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो परचेज कर सकता है। इस तरीके से हम जो है वो इसके रिलेशंस को बताते हैं। अब यहाँ पे ये सर्कल और ये लाइंस आपको शो हो रही हैं, तो ये मैनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि एक यूज़र जो है ना वो मैनी टू मैनी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता है। हमने रिलेशनशिप बनाया ये ऐड का, और ये बता रहा है कि एक जो भी यूज़र है उसकी एक कार भी, अगर वो एक कार का डाटा लेना चाहता है या एक से ज़्यादा कार का जो उसकी चोरी हुई है, वो एक से ज़्यादा जो है वो ऐड कर सकता है, मतलब मैनी टू मैनी वो कर सकता है, मैनी टू मैनी रिकॉर्ड्स वो चेक कर सकता है। जो भी वेबसाइट पे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको वो सबको चेक कर सकता है। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। सिंगल जहाँ पे लाइन लगी हुई है वहाँ पे 1 है, और जहाँ पे ये आपको एक्टर टाइप नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है मैनी है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ क्या आ जाती है, ये एक एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो उसकी वैल्यू लिखी हुई है उसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्यों? क्योंकि हमने जब अपनी डेटाबेस बनानी है हमने इसी चीज़ को प्राइमरी की बनाना है। अब जब आप डेटाबेस बना रहे हो ना, ये जो आपके बनी हुई है एंटिटीज़, ये एंटिटीज़ हमारे टेबल्स का नाम बनता है, ठीक है। और उन टेबल्स के अंदर हम जो कॉलम्स बनाते हैं ना, ये हमारे कॉलम्स है। ये हमारी प्राइमरी की है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है। बाकी हमारे ये मॉडल्स और ये क्लासेस नंबर, वो चेसिस नंबर वगैरह जो भी हैं, ये हमारे आगे बाकी के कॉलम्स है। अच्छा, अब आप लोग नोट करो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट के इर्द गिर्द जो है वो एक और एट्रीब्यूट लगा हुआ है। अब इनको मैं दिखाती हूँ आपको। ये सिंगल एंटिटी है, ये सिंगल एट्रीब्यूट है। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई मैम ये प्राइमरी की क्या होती है? हमारी कीज होती हैं जो हम डेटाबेस बनाते हैं वो यूज़ प्राइमरी करती हैं। की क्या? मैं बता रही हूँ, हमारी कीज होती हैं जो डेटाबेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिक की जो होती है वो हमारी प्राइमरी की होती है, वो डेटाबेस में एक सिंगल की ही होती है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है वो ज़्यादा उसकी नहीं ले सकते कीज़। बाकी फॉरेन की बनती हैं, यहाँ दूसरी कीज़ बनती हैं। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हुई हूँ, नीचे शोर बहुत था, ऊपर नेट बहुत स्लो है। वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है हम्म। मैम? हाँ जी। जो आप दूसरे बच्चों के सेशन लेंगी वो भी हम ज्वाइन कर सकते हैं? जिस जिसके पास टाइम होगा वो तो करता वो जाए। उसका आप लिंक ग्रुप में ही ऐड कर देंगे? हाँ जी, ग्रुप में मैं शेयर करूँगी, जिसके पास टाइम होगा वो ज्वाइन कर ठीक। ले। अच्छा, ये देखें, ये किस मैंने टाइम आप भी? एक तो वो कल 4 बजे से सेशन स्टार्ट होना है ना, वो जिनके पास टाइम नहीं है रात को क्लास लेने का वो 4 बजे लेंगे। और इसके अलावा बाकी जो टाइमिंग है वो दूसरे बच्चों की, वो जिसका वाइवा पहले उनसे पूछना पड़ेगा किस टाइम पे वो लोग अवेलेबल होंगे, उस टाइम पे उनको क्लास देनी है मैंने। क्योंकि 10 तारीख से उनके वाइवे स्टार्ट होना है, 3 वाइवे 10 को हैं। हम 2 दिन भी ले सकते हैं, मतलब 4 बजे वाला और रात वाला भी हाँ, अगर जो भी अवेलेबल। मतलब जो भी जिस टाइम पे फ्री हुआ वो ले ले, कोई मसला नहीं है इसमें। आप लोगों की अवेलेबिलिटी पे है, जिस टाइम पे जो भी फ्री होगा वो मैम वाइवा मैं ले तो ले। दोनों, हाँ, तो दोनों ले लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैंने ना क्योंकि ओपन किया। तैयारी नहीं की हुई ना। अच्छा, ये देखें ना, अब मैंने डेटाबेस आपकी ओपन की है। डेटाबेस में ये फर्स्ट वाली हमने बनाई हुई है ना, एक आईडी डिस्प्ले हो रहा है। स्क्रीन शेयर है ना, आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये हाँ जी हाँ जी। ये आईडी बनाई हुई है ना, ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। ये क्या की करती है, जब हम इसको प्राइमरी की बना के इसको ऑटो इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं ना, तो ये अपने आप जनरेट होती जाती है। मतलब जितने यूज़र ऐड इधर होते जाएंगे, यहाँ पे इसने खुद ही 1 2 3 4 5 6 लेके आते जाना है, ठीक है। जो प्राइमरी की होती है ना, वो एक यूनिक की होती है।
अब अगर मैं इस कैटेगरी वाले टेबल की जो की है ना उसकी अलग है ये वाली, ठीक है, यहाँ डिटेल्स वाले की देखें उसकी अलग है, यहाँ पे इन सब की अलग अलग है। अगर मैं इनमें से कोई की उठा के मैं किसी दूसरे टेबल के अंदर डालना चाहूँ तो फिर वो जो दूसरी हमारी की होगी ना वो हमारी फॉरेन की बन जाएगी। प्राइमरी की हमारी एक ही रहती है जो यूनिक की होती है। अब ये देखें यहाँ पे मैसेज आईडी के नाम से हमने एक इसकी प्राइमरी की बनाई है, लेकिन अगर मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है, तो वो मुझे दूसरी जगह पे यूज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जाके यही की हमारी वो फॉरेन की बन जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने सी आई डी और यू आई डी के नाम से मैंने यूज़ की हुई है जी। क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। ये देखें यहाँ पे ये वाली आईडी हमारी प्राइमरी की है और ये सेकंड वाली हमारी फॉरेन की है। इन कीज को भी हम आगे अभी पढ़ेंगे उसके अंदर ना, जो मैं आपको ये दिखा रही डॉक्यूमेंट। अच्छा वापस आते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। ये हमारे होते हैं सिंबल्स और इनको नोटेशंस भी बोला जाता है जो ईआरडी डायग्राम के। पहला जो हमने देखा था ये बॉक्स वाला, ये हमारी एंटिटी थी और ये सिंगल है। दूसरा ये एट्रीब्यूट देखा और तीसरा हमने रिलेशनशिप देखा। अब हम देखेंगे इनको जो डबल किया हुआ है ना उनके नाम और ये क्या काम करती हैं। ये वाली चीज़ों का तो मैंने बता दिया, अब इसका देखना है। अब सिंगल एंटिटी के इर्द गिर्द हमने एक और एंटिटी लगाई होगी ना तो वो हमारी वीक एंटिटी होगी, वीक हमारा वो टेबल होगा, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट है, इसके साथ मैंने एक और एट्रीब्यूट बाय लगाया तो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, मतलब एक एट्रीब्यूट जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज रख सकता है। जैसे ये मॉडल है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ हम एक कार का रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं तो उस कार का मॉडल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एक ही ब्रांड की गाड़ी है, एक ही उसका नाम है, लेकिन मॉडल उसका एक ही है, गाड़ियां वो बहुत सारी हैं। समझ आ रही है इसकी? ब्रांड एक है, ठीक है, कंपनी एक है, गाड़ी का मॉडल एक है, लेकिन गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी। सेम मॉडल की गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? उनके नंबर के, उनके नंबर प्लेट का, उनके इंजन के नंबर का, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर का, ये फ़र्क आता है, लेकिन मॉडल उनका वही रहता है। इसका क्या मतलब है कि मॉडल के नाम की जो वैल्यू है ना हमारी, ये मल्टी वैल्यू है, ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप आ जाता है। यही रिलेशनशिप को हम दोबारा बना रहे हैं तो ये वीक में आ जाता है। इनकी ये वीक एंटिटी या ये वीक रिलेशनशिप, इनकी डेफिनेशंस नहीं दी गई होती, ना ये ज़्यादा पूछते हैं, ना ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मल्टी वैल्यू यूज़ होती है, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब आ जाते हैं कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी। कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हमने अभी वहाँ पे देखा था एक एक्टर टाइप ये बना हुआ है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो उसके नीचे लाइंस लगी हुई हैं ये सीधे वाली, ये हमारी एक ये कार्डिनैलिटी है, ठीक है। और जिसमें हमारी ये सिंगल लाइन लगी होती है वो मोडेलिटी है। इसको वन टू मैनी और वन टू वन, मैनी टू मैनी, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ये किस चीज़ को शो करवाती है? कार्डिनैलिटी शो करवाती है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इतनी है, मतलब ये वन एंटिटी है, या अगर हम इसके शुरू में वो सर्कल लगा देते हैं तो फिर ये बता देगी कि मैनी टू मैनी है, या ये इसके ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे तो वो बताएगी कि ये वन टू मैनी जा रही हैं, ठीक है। ये कार्डिनैलिटी जो है वो आइटम्स को डिस्प्ले करवा रही होती है, और मोडेलिटी जो होती है उसके ऊपर लाइन जो लगी होती है वो बता रही होती है सिंगल को या ज़ीरो को बता रही होती है, उसकी वैल्यू को बता रही होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये ऊपर हमने ये ज़ीरो टाइप लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ज़ीरो टू मैनी, मतलब एक से ज़्यादा, ज़ीरो से ज़्यादा हम चीज़ें जो है उसके अंदर शो करवा रहे हैं। फिर ऊपर सिंगल लाइन लगी हुई है, ये वन टू मैनी है। डबल लाइंस वाला जो आ रहा है ये वन एंड ओनली भी कहा जाता है, इसको वन एंड ओनली वन या वन टू वन भी कहा जाता है। फिर ये ज़ीरो के साथ सिंगल लगा हुआ है तो ये ज़ीरो टू वन है। अच्छा ये मैं
ये आपके सुपरवाइजर इस चीज़ को लाजमी पूछेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों का ना ये फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, तो एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से आप लोग इन्हीं चीज़ों को देख लीजिएगा, ये जो डायाग्राम्स की मैं चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की टाइप आ जाती है। एट्रीब्यूट कौन से हैं हमारे, बताएगा कोई? एट्रीब्यूट ये कौन से हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट नंबर और इंजन जी, नंबर, और जो ये ये येलो एट्रीब्यूट। येलो कलर में है, ये क्या है ये हमारा? सिंगल दायरे वाला ये एट्रीब्यूट है। येलो कलर में जो बॉक्स बना है वो हमारा एंटिटी। क्या है? एंटिटी। एंटिटी। और जो ये डायमंड बना हुआ है, ये क्या है? ये जो डायमंड बना हुआ है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। इन चीज़ों रिलेशनशिप। को याद रखें। ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे पता चले आप लोग ध्यान से सुन भी रहे, तो नहीं समझ आ रही किसी को कि नहीं समझ आ रही। अच्छा, अभी हम बात करने लगे हैं एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, जो हमने ये एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं ना, इनकी हाँ, बात करने याद है। लगे हैं। कुछ कह रहे हैं? मैं कहती आप ऐसे पूछ लिया करें कि फलाने बंदे से मतलब ये वाला बता दे, ये वाला बता दे, वो कि मुझे अगर फिर आप मुझे सबके कि ये नाम क्या चीज देखने है, पड़ने हैं ना, कौन कौन है फिर कौन पता नहीं। कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, सिंपल एट्रीब्यूट हमने देखा अभी तक। ये वाला जो था ये हमारा सिंपल एट्रीब्यूट था। आगे वाला हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट था। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू को हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा सिंपल है ना, उसमें सिर्फ हमने क्या बताया होता है कि उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है, जो किसी भी दूसरी चीज़ पे डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, ये एक एटॉमिक वैल्यू है और उसके 10 या 14 डिजिट ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हमारा सिंपल एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अच्छा, आप लोगों से ये इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे कि एट्रीब्यूट्स की टाइप बताओ या ये बताओ वो बताओ। वो सिर्फ जो डायग्राम्स आपकी सामने बनी हुई है उसी में से चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर वो कोई सुपरवाइजर ऐसा होता है जो क्वेश्चन कर लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एक आधी चीज़ तो माइंड में होगी आपकी। इस वजह से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट जो होता है ना, ये इस वजह से बनाए जाते हैं कि हम एक से ज़्यादा सिंपल एट्रीब्यूट्स दिखा सकें, जिसमें जैसे स्टूडेंट का कंप्लीट नेम हो गया, ठीक है। अब वो कंप्लीट नेम के अंदर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लिख सकते हैं, दो एट्रीब्यूट बन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ये मॉडल लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे एक जगह पे आ जाना है फर्स्ट नेम और दूसरी जगह पे लास्ट नेम। तो ये हमारा जो है पूरा नाम स्टूडेंट का डिस्प्ले करवा रहा है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब डेटाबेस के अंदर ये मौजूद नहीं होते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं ये, लेकिन डेटाबेस के अंदर होते नहीं। अब इनमें कौन से आ जाते हैं? जैसे एवरेज सैलरी हो गई, ठीक है। या हम डायरेक्टली जो है ना, इस एवरेज सैलरी को तो नहीं हम उसके अंदर ऐड कर सकते, हम कंप्लीट जो उसकी सैलरी होती है उसको ऐड करेंगे उसके अंदर, हम एवरेज सैलरी को नहीं करेंगे। यहाँ हम जो स्टूडेंट की एज है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जगह हम जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, हम एज नहीं लिखते। ऐसे ही करते हैं ना, हम जहाँ कहीं भी देते हैं हम एज का नहीं जिक्र करते हैं, हम वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देते हैं। तो ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, जो हमने ऊपर अभी देख लिया है। जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, चेसिस नंबर हो, इंजन नंबर वगैरह हो गया। फिर मल्टी वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एक से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे स्टूडेंट के नंबर, मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसके ईमेल एड्रेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या उस पर्सन का आप लगा लो बुक्स हैं, उसकी जो सब्जेक्ट उसने रखे हैं वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट उसने अपने स्टडी में रखे हुए, जो उसने डिग्री ले रहा है वो। अब ये दोबारा से उन्हीं डायग्राम्स को डिस्प्ले करवा रहा है। ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। मतलब कंपोजिट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो एक एट्रीब्यूट के अंदर से मजीद एट्रीब्यूट निकल रहे होते हैं, वो हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम इस तरीके से डिस्प्ले करवा रहे होते हैं कि ये हमारे एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करते।
अच्छा, ये हमारे हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप्स और रिकर्सिव टाइप, वीक एंटिटी, ये सारी वही चीज़ें हैं जो पीछे हमने देखी, ये उन्हीं को अब डिस्प्ले करवाएगा, बताएगा। एंटिटी क्या थी, ये थी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है, वो एंटिटी जिसके अंदर हमने प्राइमरी की लगाई होती है, क्योंकि वो हमारी यूनिक की होती है। उसके बाद वीक एंटिटी कौन सी होती है, जिस एंटिटी के इर्द गिर्द हमने एक और सर्कल लगा दिया होता है। रिकर्सिव एंटिटी टाइप कौन सी होती है, वो एंटिटी जो यहाँ पर रिलेशन को डिस्प्ले करवा रही होती है। अब जैसे ये हमारी है, ये एंटिटी जो हमारी निकली है, इस एंटिटी से आगे ये रिलेशन बना, और उसके बाद ये एक और एंटिटी आ गई, और इन दोनों के दरमियान वन टू मैनी या मैनी टू मैनी वाला रिलेशन भी चल रहा है, तो ये हमारी रिकर्सिव एंटिटी बन गई। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कंपोजिट एंटिटी टाइप। इसके अंदर जो होता है ना, एंटिटी के अंदर ही हम डायमंड बना रहे होते हैं, ठीक है, रिलेशन बना रहे होते हैं, तो ये उसकी टाइप आ जाती है। ये बहुत कम यूज होती है, बहुत कम। अच्छा, किसका मैसेज आ गया, फेवरेट सब्जेक्ट वाला अभी हम आगे बात करते हैं। जो एक तो है प्राइमरी की, प्राइमरी की फॉरन की है, मैं आगे ये यहाँ पे मैंने आई हैंड है। रेज किया था। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। ये ये प्राइमरी की हम क्वेश्चन, ये क्यों हम प्राइमरी की यूज करते हैं? मैंने अभी बताया ना, ये एक यूनिक की है जो आपके डाटा को दूसरे डाटा से डिफरेंट करवाती है। अब देखिए यहाँ पर भी ये की है एक मेरे पास, और एक ये की है। यहाँ पे ये की प्राइमरी है, ये पूरे इस टेबल के अंदर इससे मिलती जुलती और कोई की नहीं होगी, ठीक है, ये एक यूनिक की बन जाती है। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस न्यू बना रही हूँ, XYZ के नाम से मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। टेबल नेम जो है मैंने इसका ABC कर दिया। अब इसके बाद ना, ये फर्ज करें मेरे रजिस्ट्रेशन पेज का मैं बना रही हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज के लिए मैंने टेबल का नेम ABC रखा। सबसे पहले ली हमने आईडी। अब ये आप सिंपल आईडी भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे साथ आईडी लिखना मस्ट है। फिर आ गया हमारा ईमेल, पासवर्ड, इतनी चीजें मैं ले रही हूँ। ईमेल पासवर्ड जो हो गया वो वार्चार आ गया, मतलब वेरिएबल और कैरेक्टर्स आ गया। और जो एंटिटी है वो रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो हमारी एंटिटी ही रहेगी, ठीक है, इसको इंट ही हम रखेंगे, इंटीजर मतलब। इनकी वैल्यू हम जो है वो जितनी मर्जी रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे जब हमने ये आईडी बनाई है ना, तो इसको हमने यूनिक करना है, इस पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है, ताकि जब कोई डाटा यूजर पुट करे तो यहाँ पे ये अपने आप बता दे कि एक से ज्यादा है। अब आप यहाँ पे कितने लोग हो इस वक्त रिकॉर्डिंग में, कोई होगे ना, ये तकरीबन 10 के लोग हम लोग होंगे, ठीक है। अब इन 10 लोगों में से एक एक बंदा आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अपनी, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, तो उसके बाद नाम यहाँ पे सबका आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों ने किया है। मेरे पास कोई लिमिट नहीं होगी जो मुझे बता सकती होगी कि इतने लोगों ने जो है ना वो किया है। मुझे एक एक को 1 बाय 1 काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास डाटा जो है वो हजारों में, लाखों में या करोड़ों लोगों का होगा, तो क्या मैं एक एक बंदे का काउंट करती फिरूंगी कि ये इतने बंदों ने अब तक जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ली है? ऐसा पॉसिबल है? हम में से कोई इतना जो है वो उसको काउंट करने बैठ सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग जो है एक यूनिक की बनाते हैं जिसको प्राइमरी की कहा जाता है, और उसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं कि वो अपने आप जो है वो सीरियल नंबर जनरेट करता जाए, एक सीरियल बनाता जाए, जिससे हमें पता चलता जाए कि इतने लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगा रही हूँ, तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि इसको आपने प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी की बनाना चाहूंगी तो वो प्राइमरी की ही बनाएगा, लेकिन अगर मुझे इसके अलावा कुछ और बनाना है तो मैं यहाँ पे उसको बताऊंगी
ऑप्शन वो मुझसे पूछेगा क्या करना है, कौन सी इसको टाइप देनी है, क्या आपने करना है, वो सारा कुछ पूछेगा। तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट की जो हमारी है वो हमारी प्राइमरी की ही बनेगी, इसको हमने प्राइमरी ही बनाना है। अब यहाँ पे फर्ज करो मैं किसी और आईडी का, मतलब किसी और टेबल का, दूसरा टेबल हमारा लगा लो आप प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट के टेबल से मैं उसकी आईडी उठाती हूँ जो उसकी प्राइमरी की है, यहाँ पे लगाती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो हमारी की है ना, ये हमारी फॉरेन की है, ये हमारी प्राइमरी की कभी भी नहीं बन सकती। फॉरेन की क्या होती है, जो बाहर से किसी दूसरे टेबल से उठ के आई है। प्राइमरी की वो होती है जो आपके अपने टेबल की है, आपके अपने टेबल को वो यूनिक बना रही है। ये जो प्रोडक्ट आईडी की जो की थी ना, इसका जो प्रोडक्ट का टेबल था ये उसके अंदर प्राइमरी की थी, ये वहां पे यूनिक थी, वहां पे सीरियल नंबर जनरेट कर रही थी। लेकिन अब ये वहां से उठ के दूसरे टेबल के अंदर आई है, तो ये क्या बन गई, यहाँ पे फॉरेन की बन गई, बाहर से आई हुई की। अब समझ आई है इसकी क्या नहीं? मैं फौरन की हाँ जी, बनाने की इसको जी, बनाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप लेकिन हमें फौरन बन जरूरत क्या जाती है। पड़ती है फौरन की बनाने की? फौरन की बनाने की हमें ये जरूरत पड़ती है बाजों का, जब हम डाटा लेते ये हैं ना, मैम इसी तरह का सवाल पूछ ये देखे ना, जब हम डाटा लेते हैं। अब जी। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट की डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये कार्ड का एक टेबल बनाया हुआ है। कार्ड के टेबल के अंदर आपको दिखाऊं, ये पी आई डी आई पर आई डी, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि आपको वो दिखाऊं जहाँ पे दोनों कीज हैं, ये है, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर्स के नाम का एक टेबल है, जिसके अंदर मेरे पास ओ आई डी का मतलब ऑर्डर आईडी बन गया, जो मेरे इस टेबल की प्राइमरी की है। अगर आप देखो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में जाओ तो आपको पता चले ये ओ आई डी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा के ये प्राइमरी की बनाई है, इसके साथ की भी लगी आ रही है क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नई की लगी होगी तो मतलब ये हमारी प्राइमरी की नहीं है। अब ये दूसरी देखो, प्रोडक्ट आईडी आ रही है, की लिखी आ रही है ना, ये हमारे पास की, लेकिन इसके साथ हमारे पास की बनी हुई नहीं है, जबकि ये भी आईडी है। अब ये प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आ कहाँ से रही है, ये ऐड प्रोडक्ट का टेबल है, इसके अंदर नहीं, मुझे मैं देख लूं किसके अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर भी खुद ही बनाई हुई है, उसकी नहीं है। मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो कहीं पे यूज हुई है, जो 1 से 2 जगहों पे यूज की हुई है हमने। सी आई डी यहाँ पे यूज की हुई है, और उसके बाद ये देखें सी आई डी यूज की हुई है। अच्छा, कैटेगरी में मैंने उसकी सी आई डी बनाई हुई है, मतलब प्राइमरी आईडी बनाई हुई है, वो कैटेगरी के नाम से मैंने शॉर्ट करके उसका नाम सी आई डी रख दिया हुआ है। ये देखें ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे ये की बनी हुई है। लेकिन इसी को जब मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के टेबल के अंदर यूज करती हूँ तो ये सिंपल सी आई डी के तौर पे आ रही है। इसको हमने ना तो प्राइमरी की बनाया, ठीक है, ना इसके ऊपर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया। अब जब हमने यहाँ पे यूज की है प्राइमरी की हमारे नंबर जनरेट करती गई है, सीरियल नंबर, ये देखें 94, 95, फिर आगे 96 वाला डिलीट कर दिया हुआ है, 97, 98, 99, वो खुद ब खुद आगे जनरेट करती गई। अब सी आई डी जो है ना, सी आई डी बता रही है कैटेगरीज को, कैटेगरी के अंदर ये हमारा कैटेगरी का टेबल है, इसके अंदर यहाँ पे उसने देखे आईडीज जनरेट की हुई है अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, चॉकलेट, ड्रेसेस, परफ्यूम, फ्लावर, केक, ये हमारी कैटेगरीज थी। और इससे पहले वाली जो कैटेगरीज थी ना, सीरियल नंबर जो बने थे वो हमारे डिलीट हो गए हैं, तो जितने मतलब आगे वाले थे वो शो उसने करवा दिए। यहाँ पे 20 और 21, 22, 23, 24 जैसे आ रही है ना, इसको उठा के वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब जब आपने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट सबसे पहले आप ऐड कर रहे हो, एडमन हो, एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए
कि आपने किस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट ऐड करनी है। आप किसी मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में, क्या कभी आपने वहां पे ऐसा देखा है कि खाने पीने वाली एशिया का जो रैक बना हुआ है उसके अंदर उन्होंने शूज को डिस्प्ले करवाया हो या वहां पे वो कपड़े डिस्प्ले करवाए हो? नहीं ना, ऐसे करवाया होता। जिस चीज का जो रैक बना होता है वहां पे उन्होंने वही प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाई होती हैं। ऐसा ही है ना? मुझे रिस्पॉन्स किया करो, आप सब लोग खामोश जी हो जाते हैं। जी तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं जी कि जो प्रोडक्ट है उसको उसी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है। जैसे अब ये चॉकलेट्स हैं, तो चॉकलेट्स को हम चॉकलेट की कैटेगरी के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे फॉरेन की हमने जो ली हुई है वो कैटेगरी वाले हमने टेबल से ली है, ताकि जब हम प्रोडक्ट ऐड करें तो वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो उसी कैटेगरी के अंदर जाए। ठीक है, फॉरेन की लेने का ये मकसद होता है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं इसका, ठीक। मैं इसके डेटाबेस का देख लूं। ये देखें, हमने कैटेगरीज बनाई हुई थी, ये ऐड की हुई हैं, चॉकलेट, ड्रेसेस, परफ्यूम, फ्लावर्स और केक के नाम की। ठीक है, 5 कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। अब मैंने ऐड करनी है प्रोडक्ट। मैंने कोई प्रोडक्ट ली, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम आ गया। जैसे मैंने केक्स के नाम की ही एक ले ली, कोई भी केक आप ले लो। अब यहाँ पे कैटेगरी मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है। अब ये देखिए, ये सारी कैटेगरीज आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? ये जो मैंने यहाँ पे CID लिखी हुई थी ना, यहाँ पे जो मैंने CID बाहर से कॉल करवाई थी, इसको यहाँ पे लिखने की वजह से, और फिर हमने जो इस पेज के पीछे PHP की है उसके अंदर उस CID को लिखने की वजह से यहाँ पे ये खुद ब खुद मुझे डिस्प्ले हो रही है। मैं इस जगह पे कोई भी कैटेगरी मजीद बनाऊंगी ना, वो यहाँ पे अपने आप मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम फॉरेन आईडीज बनाते हैं कि वो एक से दूसरी जगह अपने डाटे को पहुंचा सकें या उनके लिए काम कर सकें। क्लियर हो गया फॉरेन की का? अब ये जी ठीक है। अब क्वेश्चन तो नहीं किसी का इस बारे में? फिर हम आगे इसका देखें। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे एंटिटीज के दरमियान रिलेशन। अब रिलेशन हम 2 तरह से बनाते हैं, 3 तरह से बनाते हैं। एक तो इस तरीके से 1 to 1 बन गया। ठीक है, ये एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के दरमियान रिलेशन है। अब एंटिटी 1 to n का मतलब है ये एक से ज्यादा। ठीक है, मतलब हमारे पास एक एंटिटी भी हो सकती है और एक से ज्यादा एंटिटीज भी हो सकती हैं जिनके अंदर हम रिलेशन बना सकते हैं। वो किस तरीके से? एक एंटिटी ये बनी है, एक इसके ऊपर आप बना लो, वहां से ही वो इधर से निकल के इस तरफ को आ गई, या इसी एंटिटी से आगे एक और एंटिटी सीधी जा रही है। ठीक है, तो ये उसका रिलेशन बनता जा रहा है। इधर एक है और इधर मजीद आगे और आती जाएंगी। तो ये एक से ज्यादा एक से ज्यादा जो यानी कि 1 to मैनी टू 1 हो जाती हैं। n का मतलब आ जाता है मैनी के लिए। अब यहाँ पे आ गया n अगर पिछली तरफ आ रहा है और 1 दूसरी तरफ आ रहा है तो ये मैनी टू मैनी के लिए एक मिनट, नहीं ये गलत हो रहा है। ये जो ऊपर वाली होगी ना, ये 1 to 1 है। ठीक है, और ये 1 to मैनी है सेकेंड वाली, और ये मैनी टू 1 है। और इसके बाद ये वाली जो है ना, दोनों तरफ n लिखा हुआ, ये मैनी टू मैनी है। n यूज होता है मैनी के लिए, बहुत ज्यादा के लिए। अच्छा, यहाँ तक था आपकी इस एंटिटी रिलेशनशिप का। अब हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऊप के। ये आप लोगों ने थोड़ी सी डेफिनेशन इसको एक मरतबा पढ़ लेनी है सारे, ये आपको समझ आनी चाहिए। उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। फिर हमारे पास आगे ये आ जाती है क्लास डायग्राम। अब ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब ये ऊप का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी क्लास डायग्राम के लिए ज़रूरी है। क्लास डायग्राम हमारी कौन सी है? ये हमारी क्लास डायग्राम है। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कर रहा है जी?
हमारे पास दो कंसेप्ट हैं ऊप के, एक है क्लास और एक है ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे जब मैंने ये बनाई हुई है डायग्राम, इसमें ये जो ऊपर स्टूडेंट लिखा हुआ है ये ग्रे कलर में जो आ रहा है ये हमारी क्लास है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो चीजें आ रही है ना वो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, क्लास डिफाइन करवा रही है डाटा टाइप को, मतलब किस टाइप का डाटा हम उस पूरे टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाने वाले हैं वो दिखा रहा है। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंडिविजुअली बता रहा है कि आप उस क्लास के अंदर क्या क्या काम करने वाले हो, ठीक है। इंस्टेंस, उसको हम ऑब्जेक्ट को दूसरा नाम इंस्टेंस होता है, तो वो हम उसको बता रहे होते हैं कि हम क्या क्या उस क्लास के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, इसी को ही दिखा देते हैं। हालांकि ये डेटाबेस की बनाई थी लेकिन ये उससे मिलती जुलती है क्लास डायग्राम से। ये ऊपर कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पिंक कलर का जो एरिया ना ये हमारी क्लास है, उसके नीचे जो आ रही है ना ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे तो ये डायग्राम में हमने साथ में इंटीजर वगैरह और वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाई हैं, लेकिन जो क्लास का सिर्फ होता है ना उसके साथ ये चीज़ नहीं दिखाते। उसके साथ हमने ये, अच्छा, उसके साथ हमने सिर्फ ये बताया होता है कि ये हमारी इंटीजर टाइप है या वार चार है। जो डेटाबेस की दिखा रहे थे ना उसके साथ हमने उसकी वैल्यू भी लिखी होती कि कितने हमने उसको नंबर देने होते हैं, उनकी टाइप जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है। लेकिन क्लास डायग्राम में ये नहीं देते। क्लास डायग्राम में हमने ये ऊपर ऑब्जेक्ट दिया और ये नीचे सॉरी ऊपर क्लास दी और ये हमने उसके ऑब्जेक्ट्स दिए। और इसमें माइनस और प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है ये अब हम आगे देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या उसने बताया, ऊपर वाला वही जो चीज ऊपर नाम आ रही है कार फोर्ड वगैरह ये हमारे क्लासेस है और उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट बन रही हैं। क्लास के अंदर हमने माइक ऑन किया है, किसी ने पूछना है कुछ? ये मैम ये क्लास जब जहाँ पर ये क्लास में तो उसमें एक कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर है कुछ नीचे, दरमियान में एक लाइन है, उसका क्या मकसद है? वो लाइन उन्होंने रिलेशंस बनाने के लिए की हुई है ना। ये जो आप कह रहे हो एरो कह रहे हैं, इस एरो की बात कर रहे हैं। विद इन क्लास, क्लास वाला जो बॉर्ड है ये जो है उसके ये जो दरमियान में लाइन है और आप इससे पहले आपने एक पुलिस वाली हमें ये देखें, ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं ना, इस लाइन की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ ये वाली यहाँ जो डायमंड है ना, मैं रिलेशन पुलिस, वही चीजें अब आगे आपको बताने हाँ जी लगी हूँ। इसके दरमियान में डायमंड। जी वही चीजें बताने लगी हूँ आगे, हम वही पढ़ने लगे हैं। अच्छा, क्लास और ऑब्जेक्ट का तो आपको बता दिया। क्लास जो होते हैं वो वेरिएबल्स उसके अंदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग डाटा उसका होता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है उस क्लास की हम एंटिटीज को बता रहे होते हैं, उनको रन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें उसने दिखानी होती हैं, एक रेफरेंस होता है उसका और एक एब्स्ट्रैक्शन बता रहा है। हमारे पास जो है ना रियल टाइम एब्स्ट्रैक्शन की वो एग्जांपल दे रहा है, एटीएम मशीन है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास रियल एग्जांपल है। अब हमें कैसे पता होगा कि एटीएम जो है वो इंटरनली किस तरीके से वर्क कर रही है? जब तक हम एटीएम को यूज नहीं करते, हम बाहर से अगर देख के चले जाते हैं हमें पता नहीं होता कि ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। हम उसका कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसको विदड्रॉ करवाते हैं, हमें तब पता चलता है कि हमारे कार्ड के अंदर बैलेंस है या नहीं है, या वो एटीएम से पैसे निकलते हैं नहीं निकलते। तो ये जो हमारी एग्जांपल दी है ना उसने एब्स्ट्रैक्शन की दी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये फीचर्स को डिस्प्ले करवाता है कि आपका जो भी ये क्लास है उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर जो चीज हमारे पास आ रही है ये उसके फीचर्स बता रहा है, उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद लाइन के बाद जो आ रहा है इनकैप्सुलेशन आ रहा है, ये आपके डाटा को रैप कर रहा है जो आपने डाटा लिखा हुआ है। जैसे अब इसकी एग्जांपल वो बता रहा है कार ड्राइविंग की। कार ड्राइवर जो होता है
उसको पता होता है कि कार कहाँ से स्टार्ट होनी है, उसका बटन क्या है, ठीक है, उसको किस तरीके से चलाना है, क्या अगर उसमें खराबी आ जाती है तो उसको किस तरीके से क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें उसको पता होता है। तो ये हमारी इनकैप्सुलेशन में आती है। अब इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। इनकैप्सुलेशन के अंदर चीज़ें हाइड होती हैं, मतलब उसको हमने पैक किया होता है, पता तो वो होती है लेकिन वो पैक होती हैं, वो तभी पता चलती हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं। मतलब अब एक बंदे को ड्राइविंग करनी आती है तो ज़रूरी तो नहीं जो उसके इर्द गिर्द लोग घूम फिर रहे हैं तो उन लोगों को पता हो कि इस बंदे को ड्राइविंग करनी आती है। जब तक वो बंदा ड्राइव नहीं करेगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, तब तक किसी को नहीं पता चलना कि इस बंदे को ड्राइविंग आती है, ठीक है। तो वो इनकैप्सुलेशन में आ जाता है, हमने उसको रैप किया हुआ था अपने डाटे को सारे को। और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो हम अपने डाटे को शो, उसके जो फीचर्स हैं उनको शो करवाते हैं कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एक जो हमारा ये पॉली है ना, इसका मतलब होता है मैनी मॉर्फिज्म। अब मॉर्फिज्म का क्या मतलब है, फॉर्म्स, मतलब मैनी फॉर्म्स। हम ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बन जाता है मैनी फॉर्म्स। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि ऊप के अंदर हम वन नेम और वन पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब सम ऑपरेशंस में बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट क्लासेस, कि कुछ जो ऑपरेशंस हैं उनको हम डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। अब इसकी जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो डोर की दी है। अब डोर क्या काम करता है, हम उसको किस लिए यूज करते हैं। अब डोर तो एक ही तरह का होता है, अब वो कार का भी हो सकता है, वो घर का भी हो सकता है, वो लिफ्ट का भी हो सकता है, वो किसी स्टोर का भी हो सकता है, वो किसी शॉपिंग मॉल का हो सकता है, वो किसी शॉप या ऑफिस का भी हो सकता है। कहने को वो डोर ही कहलाया जाएगा, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पर यूज होता है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस उसके साथ हम करते हैं, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इनहेरिटेंस आ जाता है। इनहेरिटेंस क्या करता है, ये एक क्लास को, चाइल्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये प्रॉपर्टी होता है किसी दूसरी क्लास की, अपनी ये इसकी क्लास नहीं होती, ये पेरेंट क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टी होता है। पेरेंट के बाद चाइल्ड क्लास आती है। अब यहाँ पे क्या आता है, इसको एग्जाम्पल को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, मतलब एक पेरेंट्स का और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसको ये डिस्प्ले करवा रहा है। अब पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रंस आते हैं, चिल्ड्रंस के बाद पेरेंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि पेरेंट क्लास से चिल्ड्रन क्लास निकली है। ये दो क्लासेस होती हैं, पेरेंट क्लास और चिल्ड्रन क्लास होती है। तो इस चीज़ को इनहेरिटेंस वो करवा रहा है। उसके बाद वो हम क्या कहते हैं जी, जो पेरेंट क्लास होती है वो हमारी बेस क्लास और सुपर क्लास होती है, और जो चाइल्ड क्लास होती है वो सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास होती है। फिर एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये आप लोग ना इसकी डेफिनेशंस को देख लीजिएगा, एक एक मतलब समझ आ जाएगी। जो चीज़ समझ ना आई वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं इसके ये बता देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट और ये कोर्स, इन दोनों के दरमियान एक एरो आ रहा है, और वो सिंगल अगर एरो है ना, मतलब उसके आगे डायमंड नहीं लगा या वो फिल डायमंड नहीं है, तो वो हमारा एसोसिएशन का सिंबल होता है, ये रिलेशन होता है एसोसिएशन का। ये क्या करता है, ये लूज फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप के, रिलेशनशिप की एक लूज फॉर्म है जिसके अंदर वो बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट की क्लास है ना, ये इनरोल कर रही है मुख्तलिफ क्लासेस के साथ, वो मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो एक है और वो एक से ज़्यादा कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसे आपके एलएमएस पे आता है जब कोर्स सिलेक्शन होती है तो आप एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक से ज़्यादा मतलब 6 या 7 भी कर सकते हो, 7 एक लिमिट होती है, आप उस तक सिलेक्ट कर सकते हो। तो एसोसिएशन का ये साइन होता है, ये जो एरो सिंपल एरो होता है इसका नाम होता है एसोसिएशन, और इसके इर्द गिर्द जो ये 1 to 1 के ऊपर स्टार लगा हुआ है और ये भी स्टार लगा है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैनी टू मैनी का इन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद आ रहा है अगला एग्रीगेशन का, जिसके ऊपर डायमंड लगा होता है और वो फिल नहीं होता।
ये क्या करता है, ये होल पार्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये पूरे जो भी ये क्लास और इसकी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको एग्जिस्ट करता है विदाउट होल के। ठीक है, कोई भी मतलब अ, आप ये देख लो पॉइंट मिस किए बिना उस चीज को ये परफॉर्म करवा रहा होता है। कार और इंजन का इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है। इंजन चल रहा है तो कार चल रही है, इंजन रुक गया है तो कार आपकी रुक जानी है। अगर इंजन में कोई भी खराबी आती है तो कार आपकी नहीं चलेगी। मतलब दोनों चीजों का रिलेशन आपस में इस तरीके से है कि इनके दरमियान कोई सुराख नहीं हो सकता, एक चीज खराब तो दूसरी बंद। ठीक है, इंजन इसमें इम्पोर्टेंट है इसलिए वो एग्रीगेशन है, इंजन से कार का रिलेशन बन रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है ये फिल डायमंड के साथ, इसको कंपोजिशन कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, फिल है इस वजह से इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस वजह से है कि इसके बिना पूरी वो जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है वो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इफ ऑर्डर इज डिलीटेड। अगर कोई कस्टमर पहले ऑर्डर करता है उसके बाद वो ऑर्डर डिलीट कर देता है तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाना है। उसका ये नहीं है कि उसने ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया तो उसके बावजूद उसके घर तक पहुंच जाए, नहीं। हमने स्ट्रॉन्ग ये जो हमने लगाई हुई है इसकी एग्रीगेशन सॉरी कंपोजिशन, इसकी वजह से इसके अंदर जो चीज़ आती है, अगर ऑर्डर डिलीट किया है तो वो उसकी डिटेल हो गई ऑर्डर की, या जितने भी ऑर्डर उस बंदर ने लिए हुए हैं वो सारे उसके डिलीट हो जाने हैं। ठीक है, तो ये उस रिलेशन को बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब आ जाती है डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। ये उसको दिखा रहे हैं, दोबारा उसकी एग्जांपल दे रही है। डिपेंडेंसी कौन सी है, कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो हमने फर्स्ट वाला देखा था ना ये एसोसिएशन वाला, इसी को डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है जी, कंप्यूटर का पूरा जो उसका है वो डिपेंड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करता है। विंडो के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलना, चाहे आप जितनी मर्जी मशीनरी लेकर रख लें। मदरबोर्ड के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलना, चाहे आप जितने मर्जी कंप्यूटर लैपटॉप ला के रख लें। तो कंप्यूटर जो है वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर या मदरबोर्ड के ऊपर। उसके बाद एसोसिएशन आ जाता है। एसोसिएशन में सिंगल लाइन लगती है हमारी, एरो वाली लाइन डिपेंडेंसी आ गई, सिंगल लाइन हमारी ये आ गई। बुक के ऊपर पेजेस हैं, ठीक है, एक बुक जो है वो पेजेस रखती है। खाली बुक जो है उसकी वो जिल्द होगी, उसके अंदर पेजेस नहीं हो गए, ठीक है, तो वो हमारा एसोसिएशन रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन जिस बुक के अंदर पेजेस होंगे वो हमारा एसोसिएशन रिलेशन बन रहा है। उसके बाद लाइब्रेरी और बुक का आ जाता है, ये एग्रीगेशन है कि कोई भी लाइब्रेरी है वो अपनी बुक्स रखती है। लाइब्रेरी बनती ही तब तक है जब तक उसके अंदर बुक्स होंगी, जब उसकी बुक्स खत्म कर दी जाएंगी तो वो लाइब्रेरी नहीं रहेगी। उसके बाद कंपोजिशन आता है। कंपोजिशन में क्या है जी, कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड रखता है, कीबोर्ड के बिना जो है वो कंप्यूटर आपका नहीं चलना, ये एक ज़रूरी है। कीबोर्ड के बिना आप टाइप नहीं कर सकते। तो कंपोजिशन के अंदर कीबोर्ड एक इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, उसके बाद ये मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारे आपने एक मरतबा देखने हैं। ये आपके उसमें फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं। फिर आता है सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने निकाली थी वो डायग्राम उस वक्त, ये वाली जो डायग्राम्स है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें अब ध्यान से। बॉक्स पहला वाला बना हुआ, ये वाला एग्जाम मैनेजर वाला हो गया, लॉग आउट वाला होम हो गया। ये क्या चीज़ है, ये हमारी क्लास है। इधर हम इसको क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ें कह सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? माइक ऑन किया है, किसी ने कुछ पूछना है? अच्छा जी, फिर मैं बात नहीं, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी तो इसलिए उनकी हो रही है अभी स्क्रीन शो। अब हो रहा है। ये बाकी लोग चले गए हैं क्या सारे? मुझे 3 लोग ही 4 नजर आ रहे हैं। 4 लोग ही हैं, बाकी लगता गायब हो गए हैं सारे। जी
जी मर्जी है सबकी, क्या कह सकते हैं। जी मैम, 3-4 ही है। हाँ, जब खुद किसी को टेंशन नहीं है तो फिर हम क्या कह मैम सकते उनकी हैं। ज्यादा तैयारी होगी। वही तो कह रही हूँ, खुद किसी को टेंशन नहीं है तो फिर बाद में इल्ज़ाम मुझे देते हैं कि अच्छा जी, सीक्वेंस डायग्राम है ये हमारी, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले जो हमने वो देखा था, ये बॉक्सेस जो बने हुए थे हमारे, ये हमारे एक्टिवेशन है, ठीक है। एक्टिवेशन इसको हम बोलते हैं। इसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट अपना लिखते हैं, ठीक है, कि किस चीज़ का हम जो है वो एक्टिवेशन ये बनाने लगे हैं। उसके बाद ये आदमी जो आदमी की शेप में आता है, ये तो इसके ऊपर बना हुआ ये हमारा एक्टर है। एक्टर के बाद जो आगे ये बॉक्सेस फिर आ रहे हैं, ये हमारे एक्टिवेशंस है और ये बता रहे हैं कि हम जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या क्लास बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये सीधी लाइन जो आपके पास आ रही है, ये जो बॉक्स की शेप में शक्ल में आ रही है, ये हमारे एक्टिवेशंस है, ठीक है। फिर ये जो एरोज आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे मैसेजेस है। इसके बाद ये मैसेजेस के आगे हमारे पास अगर एरो में आ रहा है तो ये सेनिक्रोनियस आ रहा है, और अगर ये दूसरे दो तरह के होते हैं, एक सेनिक्रोनियस आ रहा है, ये अभी जो हमारा ये सेनिक्रोनियस है। उसके बाद जिसका पूरा एरो नहीं बना होता, वो हाफ होता है, वो हमारा सेनिक्रोनियस आ रहा है। ये जो पूरे वाला एरो होता है ये सिंपल होता है, ठीक है, और इसको हम सेनिक्रोनियस के तौर पर भी यूज करते हैं। अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वो हमारा मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, मैसेज कर रहा है। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो हमारे उस मैसेज का रिप्लाई वापस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो अब लाइंस आ रही हैं, ये नीचे डॉट्स वाली लाइंस है, इसको हम लाइफ लाइंस बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ये डॉट्स वाली लाइन हमारी लाइफ लाइंस है। इसके बाद ये पर्पल कलर की जो लाइंस हमारी लगी हुई हैं, ये हमारी एक्टिवेशंस है। ये ऊपर एग्जाम मैनेजर, लॉग आउट, होम, जिन बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ ये हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर ये बना हुआ आदमी जो है हमारा वो एक्टर है। ये लेफ्ट से राइट एरो जो जा रहा है ये हमारे मैसेजेस हैं, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो आ रहा है ये हमारे मैसेजेस के रिप्लाई आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हम करते हैं जी, ये देखो अब यहाँ पे लूप चल रहा है। लूप किस तरीके से चलेगा, ये पूरा एक बॉक्स बन के ऊपर आ रहा है और सारा ये हमारा लूप चल रहा है कि एक के बाद वो रिटर्न होकर दोबारा वापस उसी चीज़ को वो डिस्प्ले करवाता जा रहा है बार बार। अब इसका लूप मैं आपको दिखाती हूँ किसी डायग्राम में अगर बना होगा तो ये हम क्यों यूज करते हैं? ये ये आप डायग्राम हम क्यों इस्तेमाल करते ये हैं? डायग्राम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो एक्सप्लेन करवा रही है। अब वो किस तरीके से एक्सप्लेन करवा रही है, ये देखो, ये प्रिंट ट्रांसक्रिप्ट के बारे में है, ठीक है, कि हमारा जो भी रिजल्ट है, ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट है, उसको हमने प्रिंट करवाना है। उसको ये डिस्प्ले करवा रही है कि एक एग्जाम मैनेजर है वो सबसे पहले कोर्स रिजल्ट को सिलेक्ट करता है, कोर्स के ऊपर जाता है और उसमें से वो रिजल्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, यानी कि उसके ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से डाटा फेच होगा मतलब वो सारा सिलेक्ट होके उसके पास आएगा और फिर वो उसको आगे प्रिंट की ऑप्शन दे देगा। उस पर क्लिक करेगा रिजल्ट पे तो मैंने इसका प्रिंट लेना है, तो वो प्रिंट के लिए और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और फिर जब वो प्रिंट होने के लिए हमारे पास डिस्प्ले आता है तो वो वापस जो आ रहा है वो उसके रिस्पॉन्स आ रहा है प्रिंट का। अब फर्ज करो यहाँ पे मैं कंट्रोल पी कर रही हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये प्रिंट के लिए मेरे पास आ गया ये पेज। ये हमारी किसको शो कराता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उनको ये डिस्प्ले ये करवा रहा है। हमारे एक एक ये हमारी काफी ज्यादा डायग्राम्स बनी ठीक है। होती हैं, ये एक डायग्राम नहीं है, ये हर एक रिक्वायरमेंट की डायग्राम है। ये देखो ये सबसे पहली जो डायग्राम है ये लॉगिन के पेज की है, ठीक है। फिर आगे ये भी लॉगिन की, एक एडमिन के लॉगिन की है, एक वो उसके फी मैनेजर के लॉगिन की है। इस तरीके से सबकी वो लॉगिन की अलग अलग बनी है। कोर्स इंस्ट्रक्टर की है। अब ये स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करने की है। हर एक की मतलब वो अलग अलग बन रही है, ठीक है, सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये लंबी वाली लाइन जो वो लाइफ लाइन है जो ये पीछे और डॉट्स ये जो वाली एरो है वो जो ये डॉट्स वाली आ रही है ना लंबी वाली, ये अंदर डॉट्स पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं आपको, वो ब्लू कलर के,
ये हमारी लाइफ लाइन है। ये पर्पल कलर का जो बॉक्स बना है ये एक्टिवेशन है। जो लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहा है वो हमारा सेनिक्रोनियस है, एरो बना हुआ, और इसको हम कहते हैं मैसेज करना। जो लेफ्ट से राइट वो सॉरी राइट से लेफ्ट आ रहा है वो हमारे इस मैसेज का रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसके बाद ये आपको एक ये देखो एरो वापस वहीं से वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ये ऑटो प्ले कर रहा है, यानी कि ये लूप चला रहा है हमारे पास, इसी वाली एक्टिवेशन के ऊपर लूप चला रहा है कि जब तक अच्छा, हमारा तो फिर हम यूजर को वो डाटा नहीं मिल जाता ये लाइफ बार लाइन बार चलता जाए। क्या? तो हम लाइफ लाइन क्यों यूज करते हैं? लाइफ लाइन क्यों यूज लाइफ करते हैं? लाइन आप और ये अपने एरो डाटा वगैरह आप क्यों अपने यूज डाटा करते हैं? को दिखाने के वो लिए ये सारा भी यूज पूछते करवा हैं देना। कि अब देखो आपको खुद इस चीज की समझ आनी चाहिए। एरो क्या कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया था, मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज है हमारे एरो, वो मैसेज दे रहे हैं, और ये वाला वापस रिप्लाई कर रहा है एरो, जो है ये वाला एरो नीचे छोटे वाला जो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और ये जो पर्पल कीज है ये हमारी एक्टिवेशन है। ये बता रही है कि हमारा इस टाइम ये वाला यूजर है वो एक्टिव है और उसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? ठीक। ये देखे, ये इस तरीके से लंबाई में जो बना जी। हुआ ये एक्टिवेशन है हमारा, और फिर जो एरो वाला ये चीजें आ रही हैं वो हमारे मैसेज हैं। ये वाली जो डॉट्स वाली है ये हमारी लाइफ लाइन है। उसकी लाइफ लाइन क्या होती है, वर्टिकली डैश्ड लाइंस दैट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंस ओवर टाइम। के मतलब लाइफ लाइन क्या होती है, वो उसके टाइम को डिस्प्ले करवा रही है कि ख़त्म होने वाली है लाइफ लाइन उसकी, या फिर वो अभी मौजूद है, इस चीज़ को बता रही होती है। आर्किटेक्चर डायग्राम ये इसके बारे में नहीं इतना पूछते होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब आपको इसकी डायग्राम से रिलेटेड बता दी हैं। अब ये क्लास डायग्राम है, इसके ऊपर सबसे ऊपर आ जाता है सिंटेक्स में क्या करते हैं, हम क्लास का नेम देते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं और फिर मेथड देते हैं। ये हमारी क्लास डायग्राम, ये कौन सी थी, ये ईआरडी, ये डेटाबेस, ये है क्लास डायग्राम। अच्छा ये देखो, ये उस वक्त भी आपको बता रही थी, पुलिस वाला जो हमारा आ रहा है वो एक क्लास है, ठीक है, क्लास का नेम है। उसके बाद ये उसके एट्रीब्यूट है और ये उसके नीचे मेथड है। एट्रीब्यूट कौन से हैं कि हम एक पुलिस की आईडी लेते हैं जो हमारी प्राइमरी की होती है और इंटीजर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल लेते हैं और पासवर्ड लेते हैं। ये एट्रीब्यूट हमारे बन गए। इनके आगे अब वो क्या करते हैं, कोई भी पुलिस वाला लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड यूज़ करेगा। अगर उसने अपना रिकॉर्ड ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या व्यू करना है तो उसको उसके लिए लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये उसके मेथड है कि इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये वाले मेथड अप्लाई होने हैं, ठीक है। समझ आ गई? एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि एक क्लास हमारी बनती है, ठीक है। क्लास डायग्राम में हम जो बॉक्स बनाते हैं उसके ऊपर जो कलर में सेक्शन आता है ना, वो उसके अंदर हम देते हैं उस क्लास का नाम कि हम किस चीज़ की जी। क्लास बना रहे हैं। फर्ज करो आपके पास जो है वो पेट का सिस्टम ठीक। है, ठीक है। पेट सिस्टम में एक एडमिन है, ठीक है, एक यूज़र है या एक डॉक्टर है। तो उन तीनों में से किसी की भी आप क्लास बना लेती हो, एडमिन की फर्ज करो बना लेती हो। तो एडमिन की वो क्लास बनाने के बाद आप यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट लिखती हो, एडमिन आईडी, एडमिन ईमेल, एडमिन पासवर्ड, ठीक है। ये एट्रीब्यूट लिखे गए। अब एडमिन ने कौन कौन से काम करने हैं, उसने किसी पेट की मेडिसिन उसने वो एंटर करनी है उसके डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, ऐड करनी है, या उसको डिलीट करना है या उसको देखना है। तो उन सबको देखने के लिए उसको सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा। अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो वो कैसे उसको डिलीट करेगा या वो उसको देखेगा या कोई प्रोडक्ट वो ऐड करेगा? क्या वो कर सकता है बिना लॉगिन के? नहीं कर सकता वो, नहीं। जब तक नहीं कर वो सकते। अच्छा, ये लॉगिन नहीं मतलब करेगा। लिखा हुआ है कि ये ऊपर पुलिस वाला जो है जी। उसकी क्लास का नाम है, नीचे उसके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट कौन से हैं, जिनके साथ उसने लॉगिन होना है या उसने कोई काम करना है।
उसके बाद नीचे जो है ना वो उसके काम है कि उसने क्या क्या काम करने हैं, कौन से मेथड उसने अप्लाई करने हैं। ठीक है। ठीक है। ये मतलब कि ये एडमिन कर सकता है, डिलीट कर हाँ सकता है, जी। अपडेट कर सकता है और व्यू कर सकता है, ये काम कर हाँ जी, सकता है, लेकिन यही वो, है ना? हाँ जी, लेकिन वो तो कब कर क्लास सकता है? डायग्राम, ये क्लास डायग्राम हाँ थी ना? जी, ये हम क्लास डायग्राम से हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिस्प्ले जब वो करवा रहे लॉगिन हैं। होएगा। हम पूरे प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं ना कि इसके अंदर कितने यूजर हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, उनके एट्रीब्यूट क्या है, उनकी ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया ना? ये देखो, ये पूरी डायग्राम ठीक है मैंने कि वो बनाई है। क्या क्या काम कर सकते हैं। हाँ और जी, ये ठीक है, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को, ये अपने क्लास पूरे, डायग्राम ये हम करती है। अपने पूरे प्रोजेक्ट को ना इन डायग्राम्स में डिस्प्ले करवाते हैं, हर एक डायग्राम्स में। ठीक। ठीक, और कोई क्वेश्चन इस पे? नहीं। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब रिलेशनल मॉडल आ गया। ये मैंने आप लोगों को उधर भी समझाई थी, डेटाबेस में भी, कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स बन गए। ठीक है, जो हमारी आईडी होती है या जो हमारे टेबल के नेम होते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो हमारे कॉलम है, जो हमारे इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं वो हमारे टेबल्स हैं। ठीक है, ये डेटाबेस जब हमने यहाँ पे बनाई थी, मैंने प्रोटोटाइप के मर्तबा भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी, ये सारी, कि ये लेफ्ट से राइट साइड पे जो जा रहे हैं ये अभी हमारे कॉलम्स है। और अगर हम यहाँ से देखें, ये सारे हमारे टेबल्स आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें वही दिखा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, जो मैं कह रही हूँ आपको फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों ने तैयार करना है। तो इसके अंदर वो सारी चीजें उसने बताई हुई है कि डाटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है, यूजर क्या होता है। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो दिखा रहा है, एंड इसी में से यूजर। क्वेश्चन आता है। वो फिर आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। बाकी पूरे सब्जेक्ट को अगर आप तैयार करोगे तो वो काफी मुश्किल होता है। अब ये देखो, ये कीज बताई हुई है। सुपर की कौन सी होती है? सुपर की वो होती है, सेट ठीक है। होता है जो वन और मोर देन वन कीज को यूज करके बनाई जाती है। मतलब एक हमारी की होती है जो आइडेंटिफाई करती है आपके रिकॉर्ड को, जो आपका यूनिक रिकॉर्ड होता है, और ये एक सुपर की होती है। ठीक है, इसको एग्जांपल हम देते हैं प्राइमरी की यूनिक की अल्टरनेटिव की, और सबसेट ऑफ सुपर सेट की। ठीक है, सबसेट ऑफ सुपर कीज, ये सारी जो है ना हमारी सुपर कीज है। कैंडिडेट की जो होती है, उसके बाद वो की आ जाती है जो मुख्तलिफ कॉलम्स या फील्ड्स के लिए यूज करती है, उनके रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है उस टेबल के अंदर। और वो मल्टीपल कैंडिडेट कीज एक ही टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, और हर जो कैंडिडेट की है ना वो प्राइमरी की के तौर पे काम कर रही होती है। अब जैसे हमने यहाँ पे कीज देखी थी ऐड प्रोडक्ट के अंदर, ये आईडी भी थी, सी आईडी भी थी। ठीक है, यहाँ हम ये कार्ड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक ही की है, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो कस्टमर ऑर्डर्स वाले में तो यहाँ पे भी दो कीज हैं, एक ओ आईडी के नाम से, एक प्रोडक्ट आईडी के नाम से। तो ये मुख्तलिफ मतलब हमारी कीज बनी हुई हैं जो कैंडिडेट कीज हैं, जो एक से ज़्यादा होती हैं एक ही टेबल के अंदर। ठीक है, और वो क्या करती हैं कि मल्टीपल कीज के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। इनकी एग्जांपल वो देता है, जैसे डायग्राम की आईडी होगी, उसका रोल नंबर हो गया, इन रोल नंबर हो गया, ये हमारी कैंडिडेट कीज हो गई। ठीक है, हम आईडी को भी कैंडिडेट की बना सकते हैं, हम रोल नंबर को भी बना सकते हैं, हम इन रोल नंबर को भी बना सकते हैं। फिर आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी होती है? एक ऐसी यूनिक की होती है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही होती है, उसके अलावा हम किसी भी और की को उसकी मतलब प्राइमरी की नहीं बना सकते। अगर हमने बनाना है तो हमें पहली प्राइमरी की को डिलीट करना पड़ता है, उसकी जगह पे फिर हम नहीं बनाते हैं। एक वक्त में एक ही टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज नहीं होती। फिर अल्टरनेटिव की, ये वो की होती है जो ये प्राइमरी की जगह पे मतलब काम करती है, वो प्राइमरी की नहीं होती लेकिन प्राइमरी की के लिए वो काम कर रही होती है, तो इसको हम अल्टरनेटिव की कहते हैं।
आपसे वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कीज कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम बताओ। तो आपने बता देना सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेटिव की, और फिर कंपोजिट की, यूनिक की, ये फॉरेन की हो गया, ये सारी आपने बता देनी है। अब यहाँ पे वो इसकी एग्जांपल आपको देने लगा है। प्राइमरी की कौन सी है? वही की जो मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर सीरियल नंबर्स बनते हैं हमारे, ठीक है, यूनिक की ये होती है। उसके बाद जो आ जाती है ये रोल नंबर। रोल नंबर कौन सी? अल्टरनेटिव की उसने बनाई है इन रोल नंबर की, मतलब आप रोल नंबर वाली भी यूज कर सकते हो, आप इन रोल नंबर वाली भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे यूनिक की उसने किसको बनाया? उसने इन रोल को यूनिक की बनाया, क्योंकि वो इन सबसे डिफरेंट है। देखें उसके अंदर अल्फाबेटिक भी आ रहा है, न्यूमेरिकल वर्ड भी आ रहा है, तो ये हमारी यूनिक की बन गई। अब सुपर की कौन सी है? जो प्राइमरी, अल्टरनेटिव और यूनिक की से मिलकर बनती है, वो एक सुपर की है। उसके बाद फॉरेन की कौन सी आ जाती है? डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट का टेबल कोई और है, ठीक है, वहां से हमने उसकी आईडी ली है, तो वो हमारी फॉरेन की होगी, क्योंकि वो एक बाहर से आई हुई आईडी है। उसके बाद आती है पॉसिबल कैंडिडेट कीज। अब पॉसिबल कैंडिडेट कीज कौन सी बनती है? वो हमारी आईडी, ठीक है, बनती है। वो हमारी रोल नंबर भी बन सकता है, वो हमारा इन रोल नंबर भी बन सकता है। इन तीनों में से हम कोई भी जो है वो पॉसिबल कैंडिडेट की बना सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब एक तो ये डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, दूसरी एफ के रिलेशनशिप की भी है, मतलब ये दो जगहों का आपस में रिलेशन बना रही है, फॉरेन की रिलेशनशिप। ये एक दूसरा टेबल बना हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम का टेबल है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी के नाम से उन्होंने की बनाई हुई है, वहां पे ये प्राइमरी की है। लेकिन जब ये दूसरे कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर आती है, तो वहां पे ये फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? ये की सारी आपने देखनी है। एसक्यूएल का आप लोगों ने देख लेना है, एसक्यूएल में कितनी कमांड्स होती हैं या कितनी क्यूरीज होती हैं? 4 होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एसक्यूएल की कमांड्स है उसमें क्या क्या होता है? क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप होता है, ठीक है। डिलीट कम होता है उसके अंदर, ड्रॉप ज्यादा होता है। अगर हम डेटाबेस के अंदर चेक करें, ये ऑपरेशंस में गई, तो यहाँ पे हमने ये देखो डिलीट द टेबल आया, यहाँ पे वो मतलब पूरा टेबल हमने डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है या हमने वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करना है डेटाबेस, तो यहाँ पे डिलीट आ रहा है। लेकिन अगर हमने सिर्फ जो है ना वो यहाँ से स्ट्रक्चर में जाके हमने उसको किसी चीज को डिलीट करना है, तो यहाँ पे फिर उसका एक्शन ड्रॉप आ रहा है। दो चीजें होती हैं, ठीक है, डिलीट और ड्रॉप, ये दोनों एसक्यूएल की कमांड्स के अंदर आ रही हैं। ये उसकी कमांड्स दी हुई हैं उसने, ये एक एक मतलब आप लोगों को बस पढ़ने की जरूरत है। डाटा की डेफिनेशन दी हुई है कि डाटा क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ये एसक्यूएल के बारे में उसने बताया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, ट्रनकैट एंड डिलीट, ये तीनों के डिफरेंस आप लोगों ने देखना है। डिलीट क्या करता है? सिर्फ ये रोज को डिलीट कर रहा है, वो रोज जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये वाली जो यहाँ पे हमारे पास ब्राउजर के अंदर यहाँ पे आ रही है, ये डाटा जो यूजर ने पुट किया हुआ है, ये इनको डिलीट करता है। ड्रॉप क्या करता है? ये आपके पूरे टेबल को डेटाबेस में से ड्रॉप करता है, टेबल स्ट्रक्चर को, उसको इंडेक्स को, स्ट्रक्चर को, प्रिविलेजेस को और कंटेंट्स को रिमूव करता है। अच्छा, उसके बाद ट्रनकैट आ जाता है। ट्रनकैट करता है ये तमाम की तमाम रोज को एक ही मर्तबा में या पूरे के पूरे कॉलम को एक ही मर्तबा में डिलीट कर देता है। ये चीज़ इसके अंदर आती है। अच्छा, फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आ जाता है, इसकी भी थ्योरी एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ये सारी एक एक मरतबा पढ़ने वाली है। ये CRUD ऑपरेशन आ जाता है। अच्छा, CRUD ऑपरेशन क्या होता है? ये हम PHP के अंदर जो क्यूरीज लिखते हैं ना, ये उसका आ जाता है। CRUD का मतलब C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट एंड D स्टैंड फॉर डिलीट, ठीक है। हम ये क्यूरीज भी करते हैं, ये उसकी PHP की, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। रीड की जगह पे वहाँ पे हम सिलेक्ट की क्यूरी यूज कर रहे होते हैं,
बोला उसको रीड ही जाता है, लेकिन वो होती सिलेक्ट की क्वेरी। अच्छा, ये अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ रही है आपके फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर, इसको लाजमी पूछा जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती हैं, ठीक है, और उसके बाद डी नॉर्मलाइजेशन क्या होती हैं, ये एक दूसरे के उल्ट होती हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, और इसके बाद आई थिंक इसकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है, हाँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है और ये है क्या चीज़, ये देख लो। नॉर्मलाइजेशन जो होती है ना, इसके अंदर डेटाबेस परफेक्ट नहीं होती, हम इसको अनॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी मतलब इम्पॉसिबल होता है नेक्स्ट उसका, उसको अनॉर्मलाइज किया जाता है। अब जैसे फर्ज करो हमने कोई डाटा रिमूव करना है, तो वो क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड टू रिमूव ऑल दीज एनोमलाइज एंड ब्रिंग द डेटाबेस टू अ कांस्टेंट स्टेट। कि हमने कोई भी डाटा अगर डिलीट करना है तो हम उसको नॉर्मलाइजेशन मेथड के साथ रिमूव नहीं कर सकते, हमें उसके लिए नॉर्मलाइज को यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉर्म हम किस तरीके से उसके अंदर यूज़ करते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस itself. This rule defines that all the attributes in a relation must have automatic domains. The values is an automatic domain are in individuals unit. मतलब हर एक यूनिट की इंडिविजुअल वैल्यू होती है, ठीक है, और उसको हमें जब डिलीट करना होता है तो हमें उसके लिए एक रूल डिफाइन करना पड़ता है कि हमने ऑटोमेटिक इस डोमेन को रिमूव करना है या नहीं करना। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम डाटे को रीअरेंज कर रहे होते हैं कि वो एक सीक्वेंस के साथ आ जाए। अब जैसे अगर वेब ऊपर लिखा होता है और प्रोग्रामिंग नीचे लिखा होता है, तो हम अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से पहले इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो आगे डिलीट करना होता है या जो भी करना होता है वो काम हम करते हैं। अब यहाँ पे वो इसको अरेंज करने लगा है, ये देखें उसने क्या किया है, सारे डाटे को प्रोग्रामिंग वाली जो चीज़ें थी उनको अलग कर दिया, जो वेब वाली चीज़ें थी वो अलग कर दिया। पहले क्या था, कोर्सेज भी इकट्ठे थे, ठीक है, और प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेजेस भी इकट्ठी थी, अब उसने अलग अलग कर दिया है। तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसने सारे डाटे को प्री डिफाइन कर दिया उनकी डोमेन्स के साथ। सेकंड में क्या उसने किया है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर कि जो उसके प्राइम एट्रीब्यूट थे ना उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अलग अलग किया। अब वो किस तरीके से, ये कि उसने एग्जांपल दी है स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम। अब इनको उसने अलग किस तरीके से किया है, स्टूडेंट आईडी के अंदर उसने तीनों चीज़ों कर दी हैं, मतलब एक स्टूडेंट है उसकी एक यूनिक आईडी है, जैसे आपकी बीजू की आईडी है, स्टूडेंट का नेम आ जाता है उसके बाद जो प्रोजेक्ट की आईडी आ जाती है, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर वो ग्रुप आईडी लिखी हुई है ना, वो आपके प्रोजेक्ट की आईडी है, वो आ जाती है। उन सबको एक एक सेक्शन में ले आता है और दूसरे सेक्शन के अंदर वो प्रोजेक्ट की आईडी और प्रोजेक्ट का नेम ले आता है। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। थर्ड फॉर्म के अंदर वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट की जो डिटेल है ना उसके बारे पे वो बात कर रहा है कि मतलब थर्ड सेक्शन के अंदर वो पूरे चीज़ों को इकट्ठा नहीं लेता, वो सिर्फ उसकी डिटेल्स को ले रहा है कि स्टूडेंट की डिटेल क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसका जिप कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो जिप कोड सिटी के हिसाब से कर देता है, फिर वो नॉर्मलाइज कर रहा है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि जो एरर आता है, सिचुएशन आती है उस टेबल के दौरान, उसको वो देखता है। और 3 टाइप के नॉर्मलाइज होते हैं, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, ये 3 है, ठीक है। इंसर्ट का आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी डाटा आप डेटाबेस में इंसर्ट करने लगते हो तो वो इंसर्ट की क्यूरी चला के होता है, उसके बिना डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा नहीं जाता। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डिलीट का। डिलीट क्या करने के लिए आपके पास पहले से कोई डाटा मौजूद होना चाहिए और फिर उसको आप डिलीट करती हो अपने डाटा में से। अपडेट करने के लिए भी आपके पास पहले से डाटा मौजूद होना चाहिए और फिर आप किसी भी डाटे को किसी नए डाटे के साथ चेंज कर देते हो तो वो अपडेट में आ जाता है। तो ये सारे इसके क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें फाइल में शेयर कर देती हूँ अभी। वो ये सारे आप लोगों ने एक एक नज़र देख लेने हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इस पे काम करते हैं, कैसे नहीं। अगर किसी को इंग्लिश में नहीं समझ आती तो मुझे बता दो, मैं इसकी उर्दू में इसको कन्वर्ट करके अभी भेज देती हूँ। तो इंग्लिश की फ़ाइल भी उर्दू की फ़ाइल भी दोनों को आप रीड कर लेना, जैसे ईजी आप लोगों को लगे।
ठीक है।